जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इसीलिए तो रहीम कवि लिखते हैं, मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो जल की महत्ता पहले से हम जानते रहे हैं। आज हम उसी जल के संरक्षण और जल को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं बवन कुमार मिश्रा जी। बवन कुमार मिश्रा जी जल संरक्षण के विशेषज्ञ हैं। बवन जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बवन जी, सबसे पहले जल संरक्षण से हम क्या समझते हैं? जल संरक्षण से हम लोग जंगल, जानवर और ज़मीन, इसी चार चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं। जो जल छाजन योजना ऑलरेडी बहुत दिनों से चली आ रही है। मतलब जल संरक्षण के साथ ही साथ जंगल, जमीन और जानवर, हाँ, ये तीनों ऐड है, जुड़ा हुआ है। हाँ, जी। इस पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सरकार के द्वारा जो योजना है उसको हम लोग उस क्षेत्र में जाते हैं, तो उसका क्षेत्र का निर्धारण सरकार खुद करती है। जो 500 हेक्टेयर का एक यूनिट बनाती है जी। उसमें 2 गांव आ जाए, 4 गांव आ जाए, एक पंचायत आ जाए, उसका डिमार्केशन हो जाता है। तब हम लोग उस क्षेत्र में जाते हैं। सबसे पहले स्थानीय लोगों से बातचीत करके पहले वहाँ के समस्या को समझते हैं। माने स्थानीय स्तर पर जल की समस्या को समझते हैं। उसके बाद हम लोग मीटिंग करते हैं उन लोगों से, और इसमें मुख्य भूमिका जन भागीदारी है। और जल होता क्या है, जो पहाड़ से तो वर्षा आपको 3 महीना 4 महीना के लिए आता है जी। साल भर तो वर्षा होता नहीं है। तो उस वर्षा को, जल को कैसे माने वाटर रिचार्ज के रूप में, हाँ, वाटर रिचार्ज के रूप में आप उसको उपयोग कीजिए। उसके लिए हम लोग डैम है, तालाब है, चूँकि सबसे मेन काम है जो इरोजन होता है, माने मिट्टी का क्षरण होता है। तो जो पोषक तत्व है 50 साल में जो बनता है उसको एक बार में ही वो बहा के ले जाती है। तो इसका मेन मकसद है पहाड़ से पानी आए उसको, माने जल को जो स्पीड है वो दौड़ रहा है, बरसात में तो दौड़ते हुए आता है, जी। उसको चलने पर मजबूर कर दीजिए। तो उसको कैसे चलने पर मजबूर, स्पीड को थोड़ा ब्रेक कीजिए। पूरा तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। स्पीड को जैसे पौधा लगा दिए तो कुछ उससे ब्रेक हो गया, चेक डैम बना दिए, तालाब बना दिए, उससे तो जल संरक्षण का जो मतलब हुआ वो ये है कि हम पूर्ण रूप से जल को संरक्षित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके स्पीड को रोक करके और उससे कई प्रकार की जो असुविधाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उसको कम किया जा सकता है। वाटर रिचार्ज उसको बोलते हैं। आप उससे वाटर रिचार्ज पहले क्या होता था, अभी भी है बहुत सारा जगह। पहले मेर जो होता है, जिसको आड़ी हम लोग बोलते हैं, ऊंचा रखा जाता था। तो वर्षा के दिनों में पूरा लबालब हो गया, पानी उसमें भर जाता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में वो अपने सूख गया, तो उससे रिचार्ज होता था। अब इस समय बहुत जगह ये लोग आड़ी को विकसित कर दिया है। अब माने नहीं है, बहुत जगह अभी है, बहुत जगह नहीं है। पहाड़ी इलाका में क्या है, जो आपके एक ही स्रोत है जो पहाड़ से पानी आ रहा है, उसको आपको ब्रेक करना है, चलने पर उसको मजबूर कर देना है, जो इरोजन बहुत हद तक घट जाता है। और वाटर रिचार्ज हुआ, आपका वाटर लेवल मेंटेन रहा। और माने उसको हम लोग DPR बनाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसमें कहाँ डैम बनाना है, कहाँ आपको तालाब बनाना है। अच्छा बवन जी, ये जो पानी को रोकने का या ज़मीन को रिचार्ज करने का जो सिस्टम है, इसमें क्या क्या करते हैं? जैसे आपने पहले बताया कि हम पहले जाते हैं, वो स्थानीय स्तर पर पहले हम उसको सर्वे करते हैं, फिर स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, फिर क्या करते हैं? पहले पानी का बहाव देखते हैं, किधर से पानी जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हम वहाँ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जो चेक डैम बना दिए, माने दूरी पर एक स्पीड वहाँ रोके, फिर स्पीड को आगे रोके, इसी तरह स्पीड को ब्रेकेज करते हुए कुछ को तालाब में ट्रांसफ़र हो गया, कुछ पेड़ पौधा अगर ज़्यादा लगा दिए तो उससे पानी रुका। और जितने वहाँ के निवासी हैं उसको भी साथ साथ डेवलपमेंट, कोई पशुपालन कर ले रहा है, कोई डेयरी कर रहा है उसी क्षेत्र में,
जो उसका देखभाल सुनिश्चित हो सके। सरकार तो एक बार बना के चेक डैम चल जाएगी, वहाँ जो बिना जन भागीदारी के ये संभव ही नहीं। तो जन भागीदारी को कैसे इसमें इन्वॉल्व हम लोग उसको इन्वॉल्व करते हैं एक एक, जैसे हम लोग पहले सर्वे करते हैं, हाउस होल्ड सर्वे उसको बोलते हैं, जो हाउस होल्ड सर्वे हम लोग जाके घर घर में करते हैं, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, हर चीज़ को हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, तब हम लोग DPR बनाते हैं। मतलब उसके आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार का सभी प्रकार सर्वे करते हैं। हाँ, उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का माने स्वरोजगार के माध्यम से हो या माने कोई अगर कोई छोटा मोटा माने प्लांट लगाना चाहता है उससे रिलेटेड, तो उसके बाद वो है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, वहाँ सबसे मेन बात है, जहाँ इरोजन कम होगा वहाँ ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रोथ करेगा, खाद का वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप उसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक तो चेक डैम हो गया, और क्या तालाब बनाते हैं। बीच में हम लोग बांध, छोटा ऊंचाई का बांध दे दिए, हमको उसको दौड़ रहा है, उसको हमको चलने पर मजबूर कर देना है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग जाते हैं जब गांव में, तो एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज होता है। जैसे कहीं आप किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं ना, तो मिठाई लेके जाते हैं, उसी तरह हम लोग छोटा फंड रहता है, एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज उसको बोलते हैं। जो गए गांव में, जो सबसे माने तुरंत वाला कोई समस्या है, जिसको 2 दिन 4 दिन में समस्या दूर कर देना है, तो उसके लिए एक छोटा सा फंड रहता है, जो वहाँ के लोगों में विश्वास जगे, हाँ ये आगे ये लोग मेरे लिए काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप गांव में प्रवेश करते हैं। अच्छा, कोई आपका ऐसा, आपने कोई ऐसा काम किया हो जहां का सांस्कृतिक, आर्थिक ये बदलाव आया हो? कोई एक उदाहरण के तौर पर आपके साहेबगंज जिला में तालझाड़ी एक ब्लॉक है जी, वहाँ हम लोगों ने 2000 में स्टार्ट किया। वो तो ये प्रोजेक्ट 5 साल का होता है, 5 साल में आपको फुल कंप्लीट हो जाता है, फेज वाइज जी फुल कंप्लीट हो जाता है। 30 लाख का एक यूनिट होता है 500 हेक्टेयर में। अभी तो सरकार थोड़ा बढ़ा दी है पैसा, और 500 हेक्टेयर का DPR बनता है उसमें। अभी बढ़ा है, पहले 30 लाख था। तो उसी पैसा से हम लोग ईयर वाइज प्लान बना के DPR में कहाँ पेड़ लगाना है, कहाँ चेक डैम लगाना है, कहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग वहाँ के लोगों को दिया जाता है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। कोई खेती में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको नया टेक्नोलॉजी से जोड़ के या मार्केट से जोड़ के, जो उसको वहाँ जो उत्पादन करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी प्रकार कोई पशुपालन कर रहा होगा। हाँ, सभी में। तो इसी प्रकार से उसको आप ट्रेंड करते हैं। अच्छा, एक तो सरकारी व्यवस्थाएं हो गई, सरकार अपनी योजनाएं बनाती है और उस योजना के आधार पर काम करवाती है, लेकिन आम आदमी क्या कर सकता है इसके लिए बिना सरकार के सहयोग से? बिना, क्योंकि देखिए सरकार तो पर्टिकुलर एरिया में ही काम करती होगी, एक खास क्षेत्र में काम कर दिया, एक मॉडल बना करके आपको दे दिया, लेकिन आम लोगों को जल संरक्षण के लिए क्या करना? सबसे पहले तो जो खेत है उसका मेर ऊंचा करे, क्योंकि उसमें तो कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वो चेक डैम बनाना, माने समतल भूमि के लिए हम बोल रहे हैं। हम लोग मैंने 50 साल पहले से आ रहा है, जो लोग आर ऊंचा करते थे, अभी भी बहुत जगह हम देखने को मिल रहा है मैदानी क्षेत्र में। लेकिन पठारी क्षेत्र के पठारी में जो ढलान है ना, पहले वो लोग कॉन्सेप्ट विकसित किए हुए था। हम लोग को गए तो बहुत आश्चर्य लगा। वो लोग पहले से ही माने चेक डैम टाइप का पत्थर को घेर के उसमें लोकल जंगल झाड़ घुसा के उसको माने रोकने का कोशिश वो लोग शुरू से कर रहा है। मतलब पारंपरिक हाँ। मतलब पठारी क्षेत्र में भी जिस प्रकार मैदानी क्षेत्र में मेर बड़ा करते थे लोग, ऊंचा करते थे, उसी प्रकार पठारी क्षेत्र में भी पारंपरिक दृष्टिकोण से जल संरक्षण का टेक्नोलॉजी था कच्चा था जी। अब हम लोग जाते हैं तो चेक डैम को पक्का बना देते हैं। उसका पहले था जो माने कभी कभी होता है जो पानी अभी इस साल इस साइड से आ रहा है, अगले साल देखिएगा 10 फीट के बाद वो बह रहा है। बिल्कुल। तो इसी के ख्याल से चेक डैम थोड़ा लंबा बन गया, तो अगर 10 फीट ज़्यादा भी हो गया तो वहाँ जाके उसको ब्रेक मिला। मेन अभी जो आने वाला भविष्य हम लोग का जो है, अगर विश्व युद्ध हुआ तो केवल पानी पर होगा जी। बिल्कुल। जो समस्या है, हम लोग तो वाटर रिचार्ज पर कोई बहुत सारा स्कीम सरकार लाई है शहरी के लिए भी, जो भाई आप जो अपना वेस्टेज वाटर हार्वेस्टिंग वाला कीजिए, मशीन डालिए। इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है।
लोगों को माने आगे क्या होगा, ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जो हम कहाँ जा रहे हैं। इसके चलते बहुत क्षति होता है। वाटर रिचार्ज जितना हम ले रहे हैं, लोग को अभी हम संकल्प करा रहे हैं, जो भाई 1 पेड़ काटिए 10 पेड़ रोपिए। पेड़ का बहुत भूमिका है क्षरण में, बहुत भूमिका है। 50 साल लगता है पोषक तत्व बनने में, और एक झटका में पानी बहा के ले जाती है, और कोई काम का नहीं है, किसी का कोई काम का नहीं है। फर्टिलाइजर का जरूरत ही नहीं है। अगर सही से इसको रोका जाए, जल संरक्षण किया जाए, तो उस इलाके में ऑर्गेनिक फार्म सक्सेसफुल है बहुत अच्छे तरीक़ा से। और ये झारखंड में तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल है, बहुत जगह काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, कहीं इसमें दिक्कत नहीं है। सरकार के तरफ से भी और वहाँ के जो निवासी हैं उनके तरफ से भी कहीं माने सहयोग में कोई। अच्छा भवन जी, एक चीज़ और बताया जाए कि जैसे आप कहीं गए तो जल के कारण बड़ी समस्या आपको देखने में आई होगी, कोई ऐसा क्षेत्र आपके पास में होगा, आपके जीवन में ऐसा कोई? हम लोग सीतामढ़ी बिहार में जिला है, वहाँ हम लोग बेलसन एक प्रखंड है, वहाँ गए थे। वहाँ दूसरा सिस्टम है, वहाँ तो मैदानी इलाका है। हाँ बिल्कुल मैदानी है, समतल। तो बाढ़ आना ही आना है। तो वहाँ के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया, जो भाई मेर ऊंचा कीजिए। उसमें 1-2 प्रॉब्लम आया है, जो लैंड होल्डिंग जो है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। पहले तो बड़ा लैंड होल्डिंग होता था, इसीलिए मेयर बना देना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब और आसान है उन लोगों को। तो उन लोगों ने बनाया भी, लेकिन वही है जो बाढ़ में फिर क्षतिग्रस्त हो जाता है कहीं कहीं। तो फिर अपना उन लोग को बोला गया, वो फायदा है। एक बार प्रयोग करने के बाद उन लोगों को थोड़ा जागरूकता बढ़ा, जहाँ इससे हमको फ़ायदा है। और जो पुराने लोग हैं, उन लोग मन खिस्सा कहानी में बोलते हैं, जो भाई मेर ऊंचा रखोगे तो वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। हम लोग यही नहीं, बहुत जगह हो पाता है। देखिए, पौराणिक से सीखने की ज़रूरत है। नया टेक्नोलॉजी तो हम लोग डेवलप करा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन पुराने लोगों से भी सीखना। हम लोग जो पुराने लोग हैं उनसे हम लोग राय लेते हैं, डीपीआर में इंक्लूड करते हैं। अब जैसे आपने बताया कि भाई मैदानी क्षेत्र में हम ऐसे गए तो वहाँ समस्या थी और उसको सॉल्व किया। तो आप जैसे झारखंड में ऐसा कोई गांव रहा होगा जो पानी की समस्या से बिल्कुल जूझ रहा होगा, और आपके जाने से हम लोग तलझाड़ी प्रखंड में किए तो वहाँ 2 समस्या था। एक समस्या पहाड़ी का था, पहाड़िया जनजाति है, उन लोग को हम लाख कोशिश किए, सरकार उसके लिए भवन बना दिया तलहट्टी में। 15 दिन 20 दिन मैंने बहुत प्रेशर पर 1 महीना रहा, फिर वो चला गया। अरे वो लोग लौट करके अपने गांव चले गए। हाँ, रहे तो नहीं। उन लोगों से मैंने इंटैक्ट नहीं हो पाया ढंग से, जो भाई आप रहिए, हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं, आपके रहने का भी सरकार ने व्यवस्था किया। और हम लोग डैम, छोटा छोटा डैम बनाए, और नीचे में हम लोग तालाब। मतलब जो काम करने गए थे वो सही ढंग से अगले को समझा नहीं पाए, जो वहाँ केवल एक कम्युनिटी को, पहाड़िया जनजाति को, ठीक है, बस। जो बाकी जो नीचे ट्राइबल है, उन लोग तो बहुत सहयोग किया, और इस काम में सफलता भी है बहुत। अभी हम लोग का लगाया हुआ प्लांट अभी मैंने अच्छा ग्रोथ किया है, क्योंकि वहाँ खाद पानी का जरूरत ही नहीं पड़ता। जहाँ इरोजन हो रहा है, वो इरोजन के केवल हम रोक देते हैं तो वाटर रिचार्ज हो जाएगा, खेती ऑर्गेनिक हो जाएगा, पानी का समस्या खत्म हो। हाँ, पानी का समस्या खत्म होगा। क्योंकि देखिए, वर्षा का जल सीमित है, 3 महीना आपके पास है, ये मात्र 3 ही महीने में तो सालों भर का पानी हो जाता हाँ, है ना। तो 3 महीने में ही आपको रिचार्ज करके रख लेना है। इन्वर्टर के तरह, जो भाई रिचार्ज कर लीजिए, उसका यूज कीजिए। बहुत माने बहुत फायदा होता है। वाटर लेवल देखिएगा, जहाँ रिचार्ज ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका वाटर लेवल देखिएगा। जो पहले कुआं होता था, वो कुआं में पानी नहीं है, इस प्रोसेस करने के बाद कुआं में पानी आ रहा है। तो ये वहाँ पर तालझड़ी में आपने ये हम लोग प्रयोग किया है। हाँ, वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सब चीज़ वहाँ। अच्छा, जैसे पठारी क्षेत्र में जो इरोजन होता है, पानी को बर्बाद किया जाता है, तो ऐसे पानी बर्बाद करने से, ऐसे इरोजन से
कौन कौन सी समस्या आपके जीवन में कौन कौन सी समस्या आपने देखा वहाँ पर? पेड़ पौधे सूखना शुरू कर देते हैं, सबसे पहला बात। खेती में फर्टिलाइजर का उर्वरकता क्षमता घट जाता है उसका। और वाटर लेवल वहाँ, चूँकि पहाड़ी क्षेत्र में तो बोरिंग भी बहुत डीप करना पड़ता है ना, तो वाटर लेवल का तो वहाँ समस्या ऑलरेडी पहले से रहता है। अगर ई ट्रीटमेंट आप कर लेते हैं तो उस समस्या से तो पहला निदान आपको मिल जाएगा। तालाब बनाते हैं तो साल भर पानी उसमें आप रख सकते हैं और उसका उपयोग खेती में आप कर सकते हैं। क्योंकि डैम बनाइएगा तो वो केवल इरोजन रोकेगा, स्टोरेज तो नहीं करेगा वो। उसको दूर दूर तक आप मान के चलिए जगह जगह उसको ब्रेक करते हैं, नीचे जाकर के ब्रेक करते जाते हैं। तो मान के अगर हम 50% भी इसमें सफल होते हैं वाटर रिचार्ज में और इरोजन रोकने में, तो वो बहुत बड़ी सफलता इसको माना जा सकता है। सरकार की इसमें कौन कौन सी योजना चल रही है? यहाँ DPAP और IWDP 2 योजना सरकार की है। तो पहाड़ी क्षेत्र में DPAP है और मैदानी के लिए IWDP। तो दोनों में क्या अंतर है? तो नाम में अंतर है। अच्छा, केवल नाम में, चूँकि वो पहाड़ी के लिए है, ये मैदानी के लिए। और जैसे नबार्ड है, नबार्ड चलाती है, आपको ग्रामीण विकास विभाग का भू संसाधन विभाग है, वो फंडेड करती है, 90% फंड तक देती है पहाड़ी क्षेत्रों में। और यहाँ के ग्रामीण विकास विभाग करती है। बहुत जगह आपको कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर विभाग ही इसमें इन्वॉल्व हुआ है, विभाग भी इन्वॉल्व हो गया है। अब उसको मार्केट लिंक से जोड़ा जा रहा है। जैसे हम लोग सब्जी उत्पादन है या और तरह का फल उत्पादन है, उसको हम लोग मार्केट से अभी, चूँकि उसके पास मार्केट का कोई सिस्टम नहीं है, उसको जोड़ रहे हैं। हाँ, जोड़ रहे हैं हम लोग। जो मार्केट से लिंक हो जाएगा ना, तो जो सब्जी 10 रुपये किलो अगर वहाँ लोकल में बेचता है, तो वही अगर रांची आ जाता है तो उसको 25 रुपये मिल जाता है। अच्छा, जैसे कोई ग्रामीण है, किसी गांव में वाटर की समस्या है, मतलब पानी की समस्या हो रही है, तो वो चाह रहा है कि भाई हमारे गांव में सरकार की ये योजना चले, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको तो सरकार के यहाँ अप्रोच करना, लगभग जगह कवर्ड है, कुछ जगह बचा हो, सरकार फेज वाइज उसको कवर्ड कर रही है। तो वो आराम से, जैसे आपने कहा ना कि हम सीधे गांव में जाते हैं। हाँ, लेकिन हमको एरिया मिलता है, इस एरिया में आप जाइए। लेकिन अगर किसी एरिया में अभी तक कोई अप्रोच नहीं किया है और वो गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो वो कैसे ऐसे कर सकता है? जैसे हम लोगों से संपर्क करके, सरकार से संपर्क करके छोटा प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, अपने गांव में बैठक करके लोगों से सहभागिता लेके, बहुत सारा रोड आप देखे होंगे जो जन सहभागिता से बनता है। वो जो संपर्क करेगा वो किस विभाग में करेगा? वो आपको ग्रामीण विकास विभाग में करेगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है सो ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट जो विभाग है उसमें अप्रोच करना। तो किस स्तर पर अप्रोच करें? ब्लॉक के स्तर पर, पंचायत नहीं, जिला स्तर पर अप्रोच करे तो फिर राज्य स्तर पर आएगा, तो वो लोग अपना फेज में, फर्स्ट फेज हो, सेकंड फेज हो, अपने हिसाब से डालते हैं वो लोग एरिया। वो लोग सैटेलाइट सर्वे होता है इसका। अच्छा, सैटेलाइट सर्वे करता है। सैटेलाइट सर्वे में कोडिंग करता है। एक वाटर सेट के, जैसे 500 हेक्टेयर का एक वाटर सेट हुआ, उसको कोडिंग कर देता है। कोडिंग करने के बाद वो फंड के हिसाब से फेज वाइज काम होते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है जो मान के चलिए कोई ब्लॉक में पूरा ब्लॉक कवर होता है, सर्टेन एरिया उसको हेक्टेयर में करके बांट के, सर्टेन एरिया में फर्स्ट फेज हुआ, फिर सेकेंड फेज हुआ। तो उसमें क्या होता है, जैसे किसी गांव में वाटर सेट का ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छा से चल रहा है, तो बगल के गांव वाले को आते हैं देखने, वो लोग हम विजिट भी कराते हैं हम लोग, तो आते हैं, तो उससे वो लोग प्रभावित होता है। तो आगे जो आप उसी एरिया में सेकेंड फेज में जाइएगा तो आपको बहुत सारा सुविधा, आपको मदद उन लोगों से मिल जाता है कॉर्पोरेशन में। यही है। तो इसमें कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी आप, जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग, उसमें देखिए हम लोग भी तो हैदराबाद में जाकर ट्रेनिंग किए थे, ग्रामीण विकास संस्थान है, और यहाँ हम लोग वहीं पर उसके उस एरिया में ही जाके ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। इंजीनियर रहते हैं, उसके विशेषज्ञ रहते हैं, वहीं पर छोटा छोटा ट्रेनिंग हम लोग, माने 1 वीक का, 2 वीक का, वहीं पर ट्रेनिंग देते हैं। तो इस ट्रेनिंग में क्या क्या आप हम लोग बताते हैं, जो जल मिट्टी जो क्षरण हो रहा है, इससे नुकसान क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले नुकसान हम बताते हैं उसको। उसके बाद हम ट्रीटमेंट बताते हैं, जब आप ऐसे कीजिएगा
हम लोग आपके साथ हैं, ऐसे कीजिएगा तो ये रुकेगा। 100% तो नहीं रुकेगा, जितना संभव हो 40%, 30%, 50% वो एरिया वाइज अति फर्क पड़ता है, उसको रोकना है। उसके बाद खेती है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, इसमें कितना टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, मार्केट लिंकेज का उपयोग करके उसका जो इनकम है ना उसको बढ़ाना है। और फीडबैक भी हम लोग लेते रहते हैं बीच बीच में, और हम लोग को उन लोग को भी रहता है जो भाई संपर्क, कोई दिक्कत होता है तो हम लोग को टेक्निकल हो, सब टीम बना हुआ है, उससे आप संपर्क ले सकते हैं उसका। अच्छा, वाटर ये इरोजन है या पानी के संरक्षण से ही संबंधित एक जो, जैसे आपने बताया कि पहाड़ के लिए भी अलग योजना है, पठार के लिए अलग योजना है, मैदान के लिए अलग योजना है। तो पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है, जैसे उसको कहते हैं बादल फटना। तो इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग देते हैं या इस पर नहीं? इसके लिए तो अभी नहीं है, वो तो प्राकृतिक है, नहीं समझे, उसका तो कोई सीजन नहीं है, बरसात का तो सीजन है, उसका तो कोई सीजन नहीं कब फटेगा, तो उसके लिए तो अभी कोई सिस्टम बना नहीं है। हम लोग तो वही वर्षा जल को संरक्षण मेन मुद्दा है। और देखिए मैदानी क्षेत्र में क्या है, 80% वाटर बजी सूख गया है। जैसे हम कोई चौर हो गया जहाँ पानी लगा रहता था, अब वहाँ गेहूं का खेती हो रहा है, तो वहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला, वहाँ कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं। 80% वाटर बॉडीज खत्म हो गया है। तो ऐसी भी योजना सरकार की है कि उसको भी रिचार्ज किया जा रहा है। हाँ, उसके लिए है, जो छोटा छोटा सोती टाइप का या नाला टाइप का, बहुत माने वहाँ के पुराने लोग बताते हैं जो यहाँ पहले कभी छोटा नदी बहता था या नाला बहता था, अब भर गया है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए व्यापक, जो कम पैसा में होना नहीं है, उसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसके लिए सरकार सर्वे करा के और स्टेट को दी है जो भाई इस पर फेज वाइज काम हो। ये समस्या आपको सर्टेन एरिया में मैंने हर जगह मिल जाएगा, मैदानी में तो हर जगह मिल जाएगा। हाँ, जो हम लोग का बरेला चौर था, आधा खत्म है उसका कहानी, हमारे गांव में था, अगल बगल में हम मैंने नज़र से देखे हैं, जो 5 साल पहले तक यहाँ खूब पानी रहता था अब। अच्छा, एक चीज़ और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जैसे पठारी क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, वो पानी की समस्या इससे तो दूर हो ही जाती है, लेकिन अगर पानी की समस्या जहाँ पर बिल्कुल ही जल नहीं है या मतलब डीप पानी, काफ़ी ऊंचाई वाला स्थान है, तो वहाँ पर इसको, और पथरीला जगह है लेकिन जनबसाव है, तो वहाँ उसका इलाज तालाब है, स्टोरेज कीजिए पानी का, पानी के स्टोरेज के लिए। हाँ, तालाब, हाँ, सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में आप क्षरण को भी रोकना है, आपको स्टोरेज भी करना है, क्योंकि पानी तो चला जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा भी है कि भाई माने पठारी क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में पर्टिकुलर वनस्पति भी ऐसा है जो जल को रोकने में काफ़ी, कुछ प्लांट हैं जैसे जो घने प्लांट हैं, जैसे कौन कौन से प्लांट है जो घना है, जिसको अलग अलग इलाका में अलग अलग है, जैसे जो मैदानी में है वो पहाड़ी, जैसे हमारे झारखंड के लिए कौन सा प्लांट जरूरी हो सकता है? झारखंड के लिए जैसे तलहट्टी में वो जो झाड़ टाइप का एक पौधा आता है, वो बहुत इरोजन को रोकता है, बांझ वगैरह। हाँ हाँ, वो पहाड़ी जंगल उसको बोल सकते हैं आप, वो रोकता है। और बड़ा पौधा नीचे आकर के आपको मदद करेगा, छोटा पौधा तो ऊपर आपको मदद कर दिया, और बड़ा पौधा नीचे, बड़ा बड़ा आम लगाते हैं, बहुत सारे आपको अति लगता है, क्या नाम है इसका, नीम वगैरह का भी, नीम कम है, सखुआ, ये सब सखुआ है, सागवान है, ये सब तो बड़ा पत्ता होता है ना, तो पानी गिरा तो उसका स्पीड को ब्रेक किया। पेड़ पौधा में क्या, उसको स्पीड को, वर्षा जल के स्पीड को ब्रेक किया। एक जगह आप पौधा से ब्रेक कर रहे हैं, एक जगह आप डैम बना के ब्रेक कर रहे हैं, उससे बचा है उसको स्टोरेज में डाल रहे हैं, जो साल भर आपको दिक्कत नहीं। अच्छा, पठारी क्षेत्र में जब हम पानी संरक्षण करते हैं तो कौन कौन से फसल हम लेते हैं यहाँ?
फसल तो जैसे सब्जी का तो लगभग फसल हम लोग ले पाते हैं। अच्छा, सब्जी का फसल आप हाँ, आपके आराम से, माध्यम हाँ, से भी आपने हाँ, तो लोगों हम लोग को। उसमें जोड़े हैं ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में हो रही है, मैंने मैदानी इलाका के अपेक्षा में। वहाँ भी हो रही है लेकिन कम हो रही है, वहाँ की प्रभाव ज़्यादा अभी प्रभाव ज़्यादा रहता है, जैसे केमिकल का प्रभाव ज़्यादा है। यहाँ ही नहीं है। यहाँ ऑर्गेनिक खेती पहले से भी पौराणिक में होता आ रहा है, उसको विस्तार मिला है इस योजना से, उसको विस्तार मिला है, मार्केट मिला है। आपके जो काम करने का जो स्थान है वहाँ पर कुछ आर्थिक बदलाव, चेंजेस आए? बहुत सारा बदलाव आर्थिक, जैसे सब्जी में ही बदलाव है। उसको पहले वो नहीं कर पाता था, जो कुछ नहीं कर पाता था, वो अभी ठीक ठाक सब्जी उगा रहा है, नया नया वैरायटी उसको मिल रहा है। और हमारे दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे दर्शकों को, आने वाला जो भविष्य है वो पानी पर ही निर्भर है, और सब दिन से हम लोग पानी पर निर्भर, इसलिए वाटर रिचार्ज के लिए जो भी संभव हो वो अपने जीवन में उसको उतारें। पानी संरक्षण के लिए जो भी संभव हो वो करना चाहिए। पानी को रोकना है, अपनी ज़मीन को बचाना है, अपने जंगल को बचाना है, साथ ही साथ जो हमारे जानवर हैं, जो हमारी प्रकृति के ही अंग हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, तो इनका संरक्षण करना है। तो आज हमने इस विषय पर चर्चा की, जल को किस प्रकार संरक्षित किया जाए जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहे और समुन्नत बने। ऐसे ही चर्चा को हम आगे भी करते रहेंगे, आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए भुवन जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।